Hello friends, I am Sumit Kumar. I am here to teach you history class 10, chapter 1, the French Revolution. French Revolution में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे यूनिफिकेशन हुई, क्या 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 लिबरलिज्म है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। 1789 के पहले क्या हाल था, 1789 के बाद क्या हुआ, क्या प्रोसेस था, कौन कौन से लोग आए, क्या क्या सीक्रेट सोसाइटीज बनी और किस तरह की दिक्कतें हुई। फ्रांस से पूरे यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म फैला, नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया और उस तरीके से हम लोग दूर ईस्ट में जैसे इंडिया वगैरह ये सब देशों में किस तरीके से लिबरलिज्म में भी इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म कैसे कैसे ये थ्योरी फैली। तो इस चैप्टर में वो सब देखेंगे। ये चैप्टर आपके स्कूल में भी एग्जाम्स में भी जरूरत पड़ेंगी और आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड आप बहुत सारे कंसेप्ट को देखोगे। जैसे नेशनलिज्म में आप देखोगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और ली सिटोयन का कंसेप्ट, ला पैत्री का कंसेप्ट, ये सारे जो कंसेप्ट है वहीं से आए हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंसेप्ट्स है इस चैप्टर में तो खैर लिमिटेड मैनर में दी हुई है, लेकिन आप फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आगे जाके पढ़ोगे, अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स करोगे तो इसमें बहुत कुछ पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए भी और आपके ऐसे नॉलेज के लिए भी। और इस लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और इनिशियल्स चैप्टर के डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इनिशियल और फाइनल में इंटरलिंक करके देखेंगे, क्योंकि एक सेक्शन वाइज अगर हम लोग पढ़ें तो उस तरीके से मजा नहीं आएगा। वैसे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे नोट्स वाइज मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग इस क्लास में हम लोग का मेन पर्पस यही रहेगा कि आप लोग जब सेल्फ स्टडी करो तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम लोग जब पढ़ा करते थे तब हम लोग को वो इंग्लिश पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। हम लोग साइंस का इंग्लिश पढ़ लेंगे, मैथ्स का इंग्लिश पढ़ लेंगे, बाकी सारा इंग्लिश पढ़ लेंगे, लेकिन जब हिस्ट्री का आप इंग्लिश पढ़ोगे तो काफी डिफिकल्ट है। और ज्यादातर बच्चों को, जो पढ़ने वाले भी है और जो भी बच्चे हैं, उनको यही प्रॉब्लम होती है। हम लोग का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है, जो वर्ड है, जो इंग्लिश है, वो सारे को ईज करने की कोशिश करेंगे। बस यही मेरा मेन पर्पस है। बाकी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहले पेज पर देखोगे 1848 का ईयर दिया गया है। एक फ्रेडरिक सोरियो करके एक पेंटर होगा जो एक पेंटिंग बनाया हुआ है ऊपर में पहला पेज में, जिसमें कि दिखाया गया है कि कुछ लोग एक फ्लैग लेके हैं, उस फ्लैग में ट्राई कलर है, उसके पीछे की कुछ और देश के, कुछ और रीजन के लोग हैं, वो भी अपना फ्लैग लेके हैं। तो वो पेंटर दर्शाना ये चाह रहा है 1848 के दौरान कि किस तरीके से एरिस्टोक्रेसी जो है एक क्लास होता है, जो मैं बाद में बताऊंगा, वो किस तरीके से डिस्पोटिज्म फैला रहा है। डिस्पोटिज्म मतलब कि एब्सोल्यूटिस्ट कहो। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि जो किसी रीजन पे अपना कंट्रोल कर रहा हो बिना कोई रिस्ट्रेंट के, मतलब बिना कोई रुकावट के, अपने मर्जी से कंट्रोल कर रहा हो, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं हो। जैसे कि हम लोग अभी इंडिया में, चाहे अभी बहुत सारे देश में, जो दुनिया के बहुत सारे देश हैं, वहां पे आप देखोगे कि एक नियम कानून, एक सर्टेन लॉज बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। पहले ये सब था नहीं, खासकर 1848 का जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग, तो उस समय था नहीं। लेकिन ये लोग बहुत सारा मूवमेंट करते थे, बहुत सारा सोचते थे कि इस तरीके से एक नियम कानून हो। क्योंकि एरिस्टोक्रेसी जो क्लास था बहुत ही छोटा क्लास था, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो पीजेंट की पॉपुलेशन थी। तो पीजेंट की पॉपुलेशन को बहुत दबा के रखा जाता था। उनको इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी, प्रेस की फ्रीडम नहीं थी, और लिबरलिज्म का तो कंसेप्ट था ही नहीं प्रैक्टिकल में, बस थ्योरी में था। तो ये सब प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज आए। वो चीज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो पहला जो है, उसमें आप दूसरे पेज जब पलटोगे तो उसमें देखोगे कि नेशन का कंसेप्ट आया है, नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया है। तो ये जो नेशन और नेशनलिज्म जब डेवलप हुआ तब रेवोल्यूशन असलियत तौर पे शुरू हुआ। नेशन स्टेट का मतलब होता क्या है? एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। क्योंकि बहुत पहले, जब अभी का जो आप जर्मनी सुन रहे हो, अभी का जो इटली सुन रहे हो, वो लोग, वो जो कंट्रीज अभी का सुन रहे हो आप, वो बहुत ही छोटे छोटे कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में बटे हुए थे। ठीक है, तो उनका अलग करेंसी होता था, अलग वेट्स एंड मेजर्स होते थे, अलग नियम
कानून होता था, अलग एक मोनार्क होता था जो रूल करता था, सब कुछ अलग था। तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का होता नहीं था कि हम लोग एक हैं। तो नेशनलिज्म होता क्या है? ऐसे तो नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकें आती हैं आप, लेकिन यहाँ पे छोटा सा मैं बता दूं कि नेशनलिज्म से आपका होता है कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम लोग एक हैं। हम लोग किस चीज से एक हैं, वो फीलिंग जनरेट कराया जाता है कि हम लोग एक हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इंडिया में सुनते होंगे भारत माता। तो भारत माता हम लोग जो सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग भले बहुत सारे रिलीजन के हो, बहुत सारे कल्चर के हो, लेकिन भारत माता के वजह से हम लोग एक है कि हम लोग इस पूरे ये जो पूरा बड़ा सा टेरिटरी है हम लोग का एक भारत माता से जुड़े हुए हैं, एक फ्लैग से जुड़े हुए थे। कॉमन आइडेंटिटी को बना के हम लोग एक एकता बनता है, यूनिटी बनता है। उसके बाद रेवोल्यूशन बनता है और हम लोग एक होके एरिस्टोक्रेसी को हटाते हैं, मोनार्की को हटाते हैं। तो उसके बाद वाला चैप्टर में आप सही से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है कि असलियत तौर पे कैसे शुरू हुआ। तो 1789 का ईयर था। 1789 में रेवोल्यूशन असलियत तौर पे शुरू हुआ। उसके पहले क्या था कि एक एब्सोल्यूटिज्म, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एब्सोल्यूटिज्म था जो डिस्पोटिज्म करता था। एब्सोल्यूटिस्ट होते क्या थे? एब्सोल्यूटिस्ट होते थे कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिसका ई स्टेट था, जिसका बहुत बड़े बड़े लैंड थे, अपना बहुत प्रॉपर्टी था, जिनके नीचे बहुत सारे पीजेंट्स काम करते थे उनके स्टेट्स पे, और उनका स्टेट्स यूरोप के खासकर ईस्ट पे, सेंट्रल पे, वेस्टर्न साइड पे बहुत बड़े बड़े आपको मिलते थे। उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीजेंट्री काम करते थे, जिनको बहुत सारी फ्रीडम्स नहीं थे, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी था, डिस्पोटिज्म था, तो उनको फ्रीडम तो था नहीं। तो बहुत साल गुजरते गए तो उन लोगों का नेशनलिज्म डेवलप हुआ, तो वो लोगों ने विरोध किया और तब जाके अब ये मोनार्की हटा। तो वो जो विरोध किया, वो जो तरीका था, वो बहुत सालों तक डेवलप होता रहा। जैसे कि उसी पेज पे आप पढ़ोगे, द कंसेप्ट ऑफ ली सिटीजन, द कंसेप्ट ऑफ ली पाइत्री। ठीक है, हम लोग एक ही सिटीजन है, हम लोग का एक ही फादरलैंड है, और बहुत सारा कुछ आगे आप पढ़ोगे तो बहुत सारा कंसेप्ट जनरेट किया गया, जिसके चलते हम लोग एक यूनिटी वाला फीलिंग आया, मतलब नेशनलिज्म वाला फीलिंग आया, और एक थ्योरी जनरेट हुई कि हम लोग को एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेट थे। बाद में हम लोग पढ़े हैं कि किस तरीके से गिसिप मजनी आया, जो आगे के पेजेस में आप पढ़ोगे कि गिसिप मजनी आया, वो बात करने लगा कि जो छोटे छोटे कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बने हुए हैं उसको एक यूनिफाई करके इटली बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग यूनिफिकेशन पढ़ेंगे इस पेज में, जिस पेज में आप अभी बात कर रहे हैं। तो उस पेज का आगे का मैं बता रहा हूँ कि उस पेज में आगे आपको ये लिखा मिलेगा कि ये जो कंसेप्ट है जो फ्रांस में भी जनरेट हो रहा था कि एरिस्टोक्रेसी को हटाओ और डिस्पोटिज्म को हटाओ, तो ये फ्रांस ने सोचा कि ये हम लोग का धर्म है कि इस कंसेप्ट को पूरे यूरोप में हम लोग फैलाते हैं, क्योंकि हम लोग का अगर हम लोग को कुछ ये हम लोगों को पहला अगर मौका मिला है तो इस थ्योरी से पूरे यूरोप को हम लोग आजाद करवाएंगे एरिस्टोक्रेसी से, उनके जुल्म से, और हम लोग पूरा लिबरलिज्म फ्रीडम का कंसेप्ट बताएंगे पूरे। तो उसी दौरान फ्रेंच के जो आर्मी है बहुत सारे यूरोप के और सारे रीजन में फैलने लगे और उन लोगों को बताने लगे इस सब बात, तो एक तरह से वार होने लगा। और उसके बाद आगे का देखें कि वो लोग आजाद हुए, और बीच में भी बहुत सारा प्रोसेस है, एकाएक आजादी पूरी तरह नहीं मिली, उसका बीच का प्रोसेस भी आगे के पेजेस में है जो आप पढ़ोगे। तो दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज में है कि नेपोलियन आया 1815 में, शायद में आप देख लेना, 1815 में आया, जिसमें कि मोनार्की आ गई थी। ठीक है, मोनार्की मतलब वही एब्सोल्यूटिज्म, वही सेंट्रलाइज्ड पावर, वही कोई नियम कानून पर रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन नेपोलियन को याद किया जाता है उसके नेपोलियनिक कोड के लिए, जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स जनरेट किए गए, जैसे कि सर्फ रंग जो पेजेंट्री पॉपुलेशन थे मेनली, उनको फ्रीडम दी गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स आए, जिसके वजह से जो मेजर सेक्शंस थे पॉपुलेशन मतलब पेजेंट्री के, तो उन लोगों को बहुत सहूलियत मिली, उन लोगों के थोड़ा सा फ्रीडम मिला। लेकिन एक चीज आगे के पेज में आप पढ़ोगे कि नेपोलियन का कुछ और भी डिमेरिट था। जैसे नेपोलियन जब आया था तो
कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स तो बनाया था जो कि अच्छा था, जो मैंने आपको बोला नेपोलियनिक कोड 1804 या फिर कुछ है, वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स है उसी पेज में दिए गए हैं। तो आगे के पेज में 2-3 पेज के बाद आप पढ़ोगे कि नेपोलियन का कुछ डिमेरिट था, जैसे कि वो कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बनाया था, जिसमें क्या था कि 39 स्टेट्स बनाने का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म पर रिस्ट्रेन लग गया। जैसे कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप ट्रेवल कर रहे हो अपना सामान बेचने के लिए, तो दूसरे स्टेट आप जब जाओगे तो करेंसी बदलना पड़ेगा। वेट्स एंड मेजर्स दोनों स्टेट के अलग अलग हैं। तो जो भी कमर्शियल सेक्शन थे सोसाइटी के, ट्रेडर्स थे, तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप इकोनॉमिक यूनिफिकेशन करो। ठीक है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन से क्या होगा कि आपका जो समय लग रहा है सामान दूसरे स्टेट में जाने पे कि करेंसी एक्सचेंज करो और दूसरे स्टेट का जो वेट एंड मेजर्स है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, उसमें जो समय लग रहा है वो समय बच जाएगा और बहुत फास्ट ट्रेड होगा, बहुत फास्ट कॉमर्स होगा। तो इसका ऑब्जेक्शन किया गया। ये बहुत बड़ा डिमेरिट था नेपोलियन का। कुछ जो फायदा था वो नेपोलियनिक कोड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का मैंने बताया, ये कुछ डिमेरिट था। तो नेपोलियन का एक चीज था 1800, उसके बाद इसको हराने के बाद, नेपोलियन को हराने के बाद आपका जो 4 पावर थे यूरोपियन पावर, जैसे ब्रिटेन, रशिया और 2 और पावर थे, आप देख लेना, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उस अगले 2-3 पेज के बाद। ठीक है, मैं कंटिन्यूअसली नहीं जा रहा हूँ, इंटरलिंक करके जा रहा हूँ। नेपोलियन का पढ़ाया तो उसके अगले पेज में नेपोलियन का था नहीं, लेकिन मैंने उसको लिंक करके पढ़ा दिया कि आप लोग कंटिन्यूअस रहें, क्योंकि उससे ब्रेक हो जाता है बीच में अगर मैं डायरेक्टली दूसरे पेज में चला जाता था। तो हम लोग नेपोलियनिक कोड 1804 का बात कर रहे थे। नेपोलियनिक कोड जो आया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाया था, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ सर्फडम, फ्यूडलिज्म का एबॉलिशन हुआ था, और बहुत सारे जो आप नेपोलियनिक कोड पढ़ना, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे ऐसे दिए गए थे जिससे कि नेपोलियन को आज भी याद किया जाता है। पर आप 2-3 पेज के बाद बहुत उसमें पढ़ोगे आपके नेपोलियन का कुछ डिमेरिट्स भी था, जैसे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनाए गए थे, जिसमें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप जब ट्रेड करोगे तो अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स लगते थे, अलग अलग करेंसी लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग जब करेंसी लगेगा तो उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन, एक्सचेंज में आपको समय लगेगा। वेट्स एंड मेजर्स अगर अलग होगा तो आपको कैलकुलेशन में समय लगेगा कि टेक्सटाइल का लेंथ क्या है, तो उस स्टेट में टेक्सटाइल का लेंथ क्या है, तो उसमें आप कैलकुलेशन, उसके वजह से इन सब कुछ अच्छी भी चीजें थी, जैसे कि मैंने पहले कुछ देर पहले बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स में रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स आया था, जैसे कि नेपोलियन कोड 1804। और अभी कुछ का डिमेरिट ये था कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए थे, मतलब कि एक यूनिफाइड स्टेट नहीं बना था, छोटे छोटे अलग अलग स्टेट बनाए गए थे, उसमें अलग अलग करेंसी, अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स, आप देख लेना उस पेज में होगा। बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर में दिया गया है कि किस कपड़े का कि ये लेंथ अगर इस रीजन में ये है तो इस रीजन में ये है, तो उसका फिर कैलकुलेशन में समय जा रहा है। तो ये जो चीजें मैंने बताई, स्पेसिफिकली जो डिमेरिट अभी बताई है नेपोलियन का वेट्स एंड मेजर्स और करेंसी के हवाले से, तो उसमें उसके वजह से जो भी सोसाइटी का कमर्शियल सेक्शन था तो वो ऑब्जेक्शन करने लगा, उसके वजह से उसकी ऑब्जेक्शंस हुई। तो ठीक है, ये तो कुछ सपोर्ट भी था नेपोलियन का, अच्छा भी मनाया जाता था उसको, और कुछ उसकी डिमेरिट्स भी थी। तो इसके बाद 1815 में आप उसी सेक्शन के दूसरे सेक्शन, उसी पेज के दूसरे सेक्शन में आप देखना कि 1815 में आप देखोगे कि 4 यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, नेपोलियन को हराया, डिफीट किया। और उसके बाद आप देखोगे कि ट्रीटी ऑफ वियना है। ट्रीटी ऑफ वियना से बताने से पहले मैं आपको कंजर्वेटिज्म बता देता हूं, क्योंकि जो यूरोपियन पावर्स 4 थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये कंजर्वेटिज्म लाए थे। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि चर्च हो गया, मोनार्की हो गया, और भी बहुत सारे जो ट्रेडिशनल चीजें थी उसको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, वो चीज सही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि प्री रिवोल्यूशनरी स्टेज पे चले जाएं। ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि
जो इंस्टीट्यूशन है उसको वैसे ही रखो, लेकिन कुछ मॉडर्न स्टेट बनाया जाए। मॉडर्न स्टेट का प्रिंसिपल क्या होगा, जैसे कि मॉडर्न आर्मी बनाओ, ठीक है, और आपका अच्छा आर्मी होगा, अच्छा मतलब एक यूनिफाइड करेंसी होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने कही, जिसकी वजह से मॉडर्न स्टेट का प्रिंसिपल्स तैयार होता है। तो मॉडर्न स्टेट उन्होंने डिसाइड किया कि बनाना है। तो एक जो ये जो मैंने बताया, ये जो कि ट्रेडिशनल चीजों को प्रिजर्व करना है और मॉडर्न स्टेट बनाने का जो प्रिंसिपल है, ये जो चीजें हैं ये कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल्स में, थ्योरी में आती हैं, जो कि थ्योरी ऑफ वियना में उसको प्रैक्टिकल अप्रोच दिया गया। ट्रीटी ऑफ वियना में बताया गया कि फ्रांस का जो अब एक्सपेंशन था उसको रोक दिया जाओ। जो भी नेपोलियन के समय जो चेंजेस करी गई थी उसको बहुत सारा बदला गया, ठीक है। बहुत सारा चीज अच्छा भी हुआ, बहुत सारा चीज बुरा भी हुआ, और लेकिन एक बहुत बड़ी चीज थी बुराई वाली, कि लोग तो तैयार थे कि लोगों को सपोर्ट में, इनिशियली लोगों को अच्छा लगा कि चलो जो भी रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, वो तो सही है, लेकिन फ्रीडम जो होता है, लिबरलिज्म जो होता है, स्पीच का फ्रीडम, एक्सप्रेशन का फ्रीडम, वो दबा दिया गया, क्योंकि कंजर्वेटिव जो थे वो अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अपना डिसेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक और चीज मैं अभी मुझे दिमाग में हट हुआ कि जो सबसे पहला पेज था इस चैप्टर का, चैप्टर 10 फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो फ्रेडरिक सूरो मैंने जो बताया था, पेंटर का नाम 1848 वाला, उसी में आप साइड में देखोगे कि एब्सोल्यूटिस्ट होगा और नीचे में यूटोपियन होगा। एब्सोल्यूटिस्ट मैंने समझा दिया था, जो कि डिस्पोटिज्म करता है। एब्सोल्यूटिस्ट में मतलब कि एक सिस्टम ऑफ रूल जिसमें कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कोई रेस्ट्रेंट नहीं होता है गवर्नमेंट में, अपने मन मर्जी से चल रहा है, जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ, किसी पे ज्यादती हो रही है, कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है। तो लार्ज अपर क्लास के पीपल लोअर क्लास सेक्शंस पे अत्याचार कर रहे हैं, तो उस तरह का क्लास है, कोई नियम कानून नहीं होता है। तो उस तरह का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ रूल है, उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, मतलब कि डिस्पोटिज्म कहते हैं। तो उसके ठीक नीचे यूटोपियन एक वर्ड होगा, जिसको आप देखोगे और उसको पढ़ना आप इंग्लिश में, कि यूटोपियन का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्चुअली में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। एक ऐसा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अमीर गरीब पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं, जो गरीब हैं उनको सारी राइट्स है, राइट टू वोट है, अच्छे वर्क का, अच्छे कंडीशंस का, इज्जत है, मतलब एक आइडियल सोसाइटी में जो भी हम लोग सोचते हैं उसको यूटोपियन एक वर्ड से बनाया गया है। यूटोपियन एक वर्ड होना चाहिए, जिसको एक आइडियल होना चाहिए। हम लोग जो सोच रहे हैं, मैंने जो भी बताया कि सब कुछ सही हो, तो वैसा एक्चुअली होता नहीं है, कहीं भी आज तक नहीं हुआ। यूटोपियन सोसाइटी तो होती ही नहीं है, वो आइडियलिज्म है, मतलब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो एक वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप देख लेना उसको। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, हाँ हम लोग कंजर्वेटिज्म का बात कर रहे थे। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स जो 1815 में नेपोलियन को हरा के उसके बाद जब 4 यूरोपियन पावर्स थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, उन्होंने वियना में मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया। ट्रीटी ऑफ वियना में आपका ये बोला गया कि जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको प्रिजर्व किया जाए और नया मेजर्स लिया जाए, जिससे कि मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न स्टेट बनाया जा सके, ठीक है। साथ साथ मैंने ये भी बताया कि उन लोगों को क्रिटिसिज्म, डिसेंट पसंद नहीं था, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म, डिसेंट जो भी करते थे उनको रोका जाने लगा, जिसके वजह से लोगों में ऑब्जेक्शंस उठने लगी। वो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पहले खुश थे इन सब चीजों से, लेकिन अब उनको ऑब्जेक्शंस होने लगी कि हम लोग के आवाज को दबाया जा रहा है, और इसके वजह से लिबरल नेशनलिस्ट का अराइज हुआ। लिबरल नेशनलिस्ट अब जो स्टेज है ना, अब के स्टेज के बाद यूनिफिकेशन और सच में आजादी मिलेगी। तो अभी हम लोग प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे। अब अगले पेज में आप देखोगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड हाउ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। यू विल सी इन another page and another page and another page. Lastly you will see that how the allegory of nations, जैसे कि हम लोग का इंडिया में भारत माता होता है, एक एलोगरी है ना, उसी तरह जर्मनी में किस तरीके से एक फोकलोर डेवलप किया गया, पोएट्री डेवलप करी गई यूनिफिकेशन के लिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए। तो खैर ये सब बात की बात है। तो फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे थे कि हाँ लिबरल नेशनलिस्ट का अराइज हुआ। लिबरल नेशनलिस्ट
मैं एक नाम मैं लेना चाहूंगा, उसी पेज में एक मेंशन होगा गोसिप मचेनी। गोसिप मचेनी 1807 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका कार्नो बारी एक नाम होगा, आप देख लेना, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने आएगा एग्जाम में कि डिस्क्राइब समथिंग अबाउट गोसिप मचेनी, तो आप वहां से पढ़ के लिख देना कि कहाँ पे जन्म हुआ और कहाँ से 1807 मैंने जैसे ईयर बताया उनका जन्म का। तो उनका मेन मैं बता रहा हूँ कि जो लिबरल नेशनलिस्ट जो ऑब्जेक्शंस करते थे कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, ठीक है, ये चीज याद रखना, लिबरल नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव्स के खिलाफ ऑब्जेक्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह दी नहीं गई थी। तो उसमें गोसिप मचेनी का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ऑब्जेक्शंस करी कि ये सब हम लोग को मिलना चाहिए, और उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। सीक्रेट सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, जैसे यंग इटली, ठीक है, और भी एक सीक्रेट सोसाइटीज है यंग इटली इन मसलिस। आगे भी मैं गोसिप मचेनी का डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली की सेक्शंस आएंगे आगे वाले पेज में, तो उसमें गोसिप मचेनी का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से और भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो हम लोग एक बात जो कह रहे थे कि गोसिप मचेनी उन्होंने एक नया भी थ्योरी दिया था कि हम लोग जो छोटे छोटे स्टेट बांटा हुआ है हमने, उनको यूनिफाई कर दो, एक लार्ज टेरिटरी बनेगा। जो जो छोटे छोटे बने हुए, जैसे हम लोगों ने बताया ना, नेपोलियन के समय बहुत सारे करेंसीज एक्सचेंज करने पड़ते थे, उसमें टाइम ज्यादा था, बहुत सारे वेट एंड मेजर्स होते थे दूसरे दूसरे स्टेट के, तो कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा था। वैसा कुछ नहीं होगा। हम लोग जब एक बड़ा सा यूनिफाइड टेरिटरी बनाएंगे, बहुत बड़ा सा टेरिटरी बनाएंगे, तो उसमें एक फायदा ये होगा कि टाइम कंज्यूम नहीं होगा, कमर्शियल इकोनॉमी बनेगी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कंसेप्ट आएगा, और यूनिफिकेशन होगी हर तरीके से। मूवमेंट में अच्छा होगा, मोबिलिटी अच्छी होगी, मोबिलिटी अच्छी होगी तो कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होगी। तो उसका ये जो कंसेप्ट है यूनिफिकेशन का, गोसिप मचेनी दिया जाता है। और गोसिप मचेनी से कंजर्वेटिव्स बहुत डरते थे। आगे एक सबसे लास्ट सेंटेंस उसी पेज में आप देखोगे मैटरनिक का है कि हम लोग का सबसे बड़ा डेंजर नेपोलियन है, ठीक है। तो आप लास्ट में पेज लास्ट वाला लाइन उसी पेज का आप देखना लिखा है। तो अगले पेज से हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रोसेस डेवलप होती है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेज अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, उस स्टेज के बाद यूनिफिकेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।